हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी का सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के समक्ष सोशियोलॉजी विषय पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने यूनिट 4 के कल्चर यानी संस्कृति टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने संस्कृति के अर्थ, परिभाषा तथा उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात की थी। मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम लोग संस्कृति के प्रकार के बारे में बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ कल्चर। आप सबको बताते चलें कि संस्कृति दो प्रकार की होती है। एक को हम भौतिक संस्कृति कहते हैं और दूसरी जो संस्कृति का प्रकार है उसे हम भौतिक कहते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है आगबर्न। आगबर्न ने संस्कृति के दो प्रकारों का उल्लेख किया है। एक को उन्होंने भौतिक संस्कृति के नाम से संबोधित किया है तथा दूसरे को अभौतिक संस्कृति के नाम से संबोधित किया है। भौतिक का मतलब है वे भौतिक वस्तुएं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोजा, उसका निर्माण किया, उसका खोज करता है, तो उसे हम भौतिक संस्कृति में शामिल करते हैं। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। मूर्त का मतलब है ये विजिबल है, यानी इसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा संस्कृति का जो प्रकार है उसे हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। यह अमूर्त होती है, अर्थात इसे न तो हम देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, केवल इसका हम अनुभव करते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति कहते किसे हैं। तो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है आगबर्न। इन्होंने संस्कृति को भौतिक तथा अभौतिक दो भागों में बांटा है। ठीक है। और उनका यह वर्गीकरण अन्य वैज्ञानिकों या अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में भौतिक संस्कृति की कुछ परिभाषाएं या कुछ मीनिंग्स बताए हैं, उसको हम लोग यहां देख लेते हैं। वे लिखते हैं कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों, यहां देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इंद्रियों, देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। जैसे भौतिक संस्कृति में हम घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, वस्त्र, रेल, वायुयान, टेलीफोन आदि अनेक वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं या गिन सकते हैं। सरल एवं आदिम समाज, यानी समाज की बात करें तो यहां आगबर्न बता रहे हैं, एक तरफ वो सरल समाज और दूसरी तरफ सरल या आदिम। ठीक है, सरल या आदिम। तो दूसरी तरफ वह आधुनिक समाज की बात करते हैं। आधुनिक को और क्या कह सकते हैं? जटिल समाज कह सकते हैं। तो वो कहते हैं सरल एवं आदिम समाजों की अपेक्षा जटिल एवं आधुनिक समाजों में इनकी संख्या, किनकी संख्या? ये जो भौतिक संस्कृति है, भौतिक वस्तुओं की संख्या अधिक है। यानी सरल एवं आदिम समाजों में भौतिक संस्कृति की संख्या
कम थी, वर्तमान एवं जटिल आधुनिक समाजों में इनकी संख्या अधिक है। इस प्रकार पुरानी पीढ़ी, इस प्रकार से यहां देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रकार से पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के पास भौतिक संस्कृति अधिक है। यानी जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी उसके पास भौतिक संस्कृति कम थी और हमारे पास आधुनिक समाज के पास भौतिक संस्कृति की संख्या अधिक। अब आगबर्न ने संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात की है, जिसे हम संक्षेप में शार्ट में देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहली विशेषता उन्होंने बताया कि संस्कृति मूर्त होती है, यानी संस्कृति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई भौतिक संस्कृति संचयी है, अतः इसके अंगों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। संचयी का मतलब इसका संचय किया जा सकता है और इसके जो अंग हैं या इसके जो विभिन्न भाग हैं उनमें निरंतर क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है, इंक्रीजमेंट होती रहती है। तीसरा विशेषता उन्होंने बताया चूंकि भौतिक संस्कृति मूर्त है अतः उसे मापा जा सकता है। आप सबको बताते चलें कि जो मूर्तमान होता है अर्थात जो विजिबल होता है उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बोर्ड है, अब ये बोर्ड हमको दिखाई दे रहा है, अब इस बोर्ड को हम माप सकते हैं, इस बोर्ड को हम माप सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, आदि आदि। जबकि अगर कोई वस्तु अमूर्त हो तो उसकी या उसका माप हम आसानी से नहीं कर सकते। जैसे आपका ज्ञान कितना है, जैसे ज्ञान, अब आपके पास कितना ज्ञान है तो कैसे माप सकते हैं? 1 किलो ज्ञान है, 100 ग्राम ज्ञान है, 1 इंच ज्ञान है, 1.5 फीट ज्ञान है, यानी ज्ञान को हम माप नहीं सकते, केवल उसका हम आकलन या आभास कर सकते। तो इसीलिए यहां बताया गया है कि चूंकि भौतिक संस्कृति मूर्त है अतः उसे आसानी से मापा जा सकता। अगली विशेषता वो बताते हैं कि भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है, यानी भौतिक संस्कृति अपनी उपयोगिता एवं लाभ के आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि यह अच्छी है या अच्छी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होते हैं। आपको बताते चले कि भौतिक संस्कृति में दिन प्रतिदिन नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं, नए नए खोज होते रहते हैं, अतः भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन है वह अभौतिक संस्कृति की तुलना में शीघ्र होता है। आगे अगला विशेषता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने पर भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, वह अमेरिका में बनती, मान लीजिए एक घड़ी है वह कहां बनी, अमेरिका में बनी, अब वह घड़ी चलकर भारत आई, यानी उसको किसी भी माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके भारत लाया गया। अब वो घड़ी अमेरिका में जैसी थी वैसे ही भारत में भी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया, चूंकि घड़ी क्या है, ये भौतिक संस्कृति का एक अंग है, इसलिए भारत में भी एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। जबकि अगर यही बात भाषा की हो, अब ऐसी इंग्लिश जो अमेरिका में बोली जाती है, जब वही इंग्लिश भारत में आती है तो उसकी विशेषताओं में या उसके जो गुण हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, उसके उच्चारण स्थान या उच्चारण को लेकर उसमें अनेक परिवर्तन या अनेक विभेद हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भौतिक संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है या जाती है तो उसमें बिना परिवर्तन हुए ही हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक अमेरिकन फर्नीचर की डिजाइन, पेन, वेशभूषा एवं मशीनों को हम बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति का अगला प्रकार अभौतिक संस्कृति, नॉन मैटेरियल कल्चर।
मैकाइवर एवं अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया है। ये विद्वान है मैकाइवर, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है सोसाइटी। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में संस्कृति के अंतर्गत केवल अभौतिक संस्कृति को ही शामिल किया है। यह भौतिक संस्कृति को मानते ही नहीं है। इनका कहना है कि जो भौतिक संस्कृति है वह संस्कृति न होकर क्या है, उसे इन्होंने सभ्यता के नाम से संबोधित किया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविलाइजेशन। यानी मैकाइवर का कहना है कि जो भौतिक संस्कृति है वह वास्तव में संस्कृति नहीं है, वह सभ्यता है, जबकि जो अभौतिक संस्कृति है वही वास्तविक संस्कृति है। तो इस यहां पे यही बताया गया है कि मैकाइवर एवं अन्य समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में क्या किया है, केवल अभौतिक तत्वों यानी अभौतिक संस्कृति को ही सम्मिलित किया है। सोरोकिन, आगे एक विद्वान है सोरोकिन, ये रूस के रहने वाले हैं। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। यानी जो अभौतिक संस्कृति है इसी को सोरोकिन क्या कहते हैं, उसी को ये भावात्मक नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है। आगे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट, हम लोग देख लेते हैं यहां पे सामाजिक तथ्य का मतलब हो गया यहां पे सोशल फैक्ट। फैक्ट का मतलब कोई भी ऐसी तथ्य, कोई भी ऐसी विशेषता, कोई भी ऐसा विचार जो या जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव न हो, उसे हम फैक्ट के नाम से जानते हैं। तो सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्यों को, यानी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम उन सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त है। यानी इसकी एक विशेषता आ गई अमूर्त। ठीक, जो अमूर्त है, जिनका कोई माप तोल, आकार व रंग रूप नहीं होता, अर्थात इनका माप नहीं किया जा सकता, इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, इनका कोई रंग रूप नहीं है, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता है, यानी जिसे हम टच नहीं कर सकते, यानी अनटचेबल है, वरन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील दैट, यानी जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं वह हमारे विचारों एवं कार्यों में निहित है। यानी उसे न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, इनका न कोई आकार है, न माप कर सकते हैं, न रंग रूप है, इन्हें के यह हमारे विचारों एवं कार्यों में ही ये क्या होते हैं, समाहित होते हैं, निहित होते हैं। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त, यानी सामाजिक विरासत, सोशल हेरिडिटी, यानी सामाजिक विरासत के रूप में, यानी सामाजिक रूप से हमें जो कुछ पूर्वजों से प्राप्त हुई है उस वही बता रहा है कि सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, यानी जो हमें पूर्वजों से विचार प्राप्त होते हैं, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियों, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, एक प्रकार से कह सकते हैं ये उदाहरण है अभौतिक संस्कृति के, किसको किसको हम अभौतिक संस्कृति में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ है विचार है, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज आदि अनेक उदाहरण है, यहाँ आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं अभौतिक संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन और लर्निंग प्रोसेस के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में समाजीकरण के माध्यम से तथा लर्निंग के माध्यम से, सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से यह आगे बढ़ती है। आगे देखते हैं हम अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं को। अभौतिक संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार, इसको संक्षेप में हम इस प्रकार देख सकते हैं, जिसमें पहली विशेषता है अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। यानी भौतिक संस्कृति को बताया मैंने, यह अमूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति क्या होती है, नॉन विजिबल होती है। ठीक है, नॉन विजिबल होती है, अमूर्त होती है, यानी इसको हम देख नहीं सकते। चूंकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है तो उसकी माप नहीं की जा सकती, जो चीज अमूर्त होती है उसे हम माप नहीं सकते। यानी आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देखते हैं, अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। जटिल का मतलब होता है यह आसानी से समझ में नहीं आता।
ठीक है, तो अभौतिक संस्कृति जटिल होती है, जबकि भौतिक संस्कृति क्या होती है, सरल होती है। उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसका माप कर सकते हैं, उसके गुण विशेषता आदि का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति में ये सारी प्रक्रियाएं या इन सारी चीजों का माप या मूल्यांकन हम आसानी से नहीं कर पाते। अगली विशेषता देखते हैं, अभौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। यानी जिस तरीके से हम भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उसके लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर आसानी से कर लेते हैं, उस तरीके से हम अभौतिक संस्कृति का उस गुणवत्ता से या उस तरह से उसे हम आसानी से प्रकट नहीं कर सकते। अगली विशेषता, पांचवी विशेषता है अभौतिक संस्कृति की, कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम और धीमी गति से होते। ठीक है, यानी भौतिक संस्कृति की बात करें तो उसमें परिवर्तन तीव्र गति से शीघ्र हो जाते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ही धीमी और कम गति से होते हैं। आगे अगली विशेषता है छठी विशेषता, यहाँ पे है, यहाँ से लिखिए छठी विशेषता, सांस्कृतिक प्रसार के दौरान। सांस्कृतिक प्रसार क्या होता है, जब संस्कृति के तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी पहले जहां उत्पन्न होते हैं वह क्या करते हैं, वहां से केंद्र से परिधि की ओर धीरे धीरे क्या करते हैं, संस्कृति के तत्व क्या होता है, फैलते जाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सांस्कृतिक प्रसार के दौरान अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, वरन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाता है। ठीक है, यहां एक शब्द यहां वर्ड ऐड कर सकते हैं, आ ही जाता है। ठीक है, यानी एज इट इज, जैसे घड़ी है अमेरिका में बन के आई, भारत में उसी तरीके से स्वीकार कर लिया हमने। वायुयान है किसी दूसरे देश में बना, दूसरी जगह पे बना, हमारे देश में या किसी जगह दूसरी जगह पे उसको ले गए और वहां पे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है, चाहे वो ज्ञान हो, भाषा हो, कला हो, साहित्य हो, जिस क्षेत्र से वो निकली है, जिस क्षेत्र में वह उत्पन्न हुई है या उसका निर्माण हुआ है, जब वह उस स्थान से दूसरे स्थान पर आती है तो उसकी विशेषताओं में, उसके गुणों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाता है। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं, अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आध्यात्मिक एवं आंतरिक जीवन से। ठीक है, यानी स्पिरिचुअल लाइफ, जो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ है, जिसको आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, और आंतरिक जीवन इंटरनल लाइफ से है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हो गया भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति की अर्थ परिभाषा, और उसमें हमने देखा कि भौतिक संस्कृति की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। फिर आगे देखा हम लोगों ने अभौतिक संस्कृति की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखिए, एक प्रश्न आप लोगों को पूछता है जनरली, भौतिक व अभौतिक संस्कृति में अंतर। तो अगर आप भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अर्थ परिभाषाओं को, उसकी विशेषताओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो उनमें डायरेक्टली उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, यानी भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतर। आगे देखते हैं, देख लेते हैं कुछ पॉइंट में इसको देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को उसकी विशेषताओं के आधार पर मैंने समझाने का भरसक प्रयास किया है। यहां देख लेते हैं कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति संपूर्ण संस्कृति के दो अंग हैं। यानी अगर एक मान लो ये पूरी संस्कृति है तो इसके दो अंग कौन कौन से हैं, एक को कहते हैं भौतिक संस्कृति और दूसरे को कहेंगे अभौतिक संस्कृति, यानी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, या मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो उसमें कुछ अंतर हैं, यहाँ उसको हम लोग देखते हैं, पॉइंट वाइज है। पहला जो अंतर है उसमें कि भौतिक संस्कृति क्या होती है, अमूर्त होती है, सॉरी, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जबकि भौतिक संस्कृति क्या होती है, मूर्त होती है। दूसरी विशेषता क्या है, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, अतः वह संस्कृति की अपेक्षा स्थिर होती है। यानी अतः वह भौतिक, ऐसे लिख सकते हैं, यहां एक शब्द छूट गया है, अतः हम यहां लिख देते हैं इसको, क्या यहां छूटा है, मिस्टेक हो गया है। तो अतः वह भौतिक संस्कृति, यहां पे ऐड कर लीजिएगा इसको, भौतिक संस्कृति की अपेक्षा स्थिर होती है।
जबकि ठीक है, कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि भौतिक संस्कृति आसानी से परिवर्तित हो जाती है, यानी उसमें डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डायनामिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जबकि नॉन मटेरियल कल्चर में क्या होता है, वह स्टैटिक पोजीशन में होता है, यानी उसमें आसानी से या जल्द शीघ्रता से परिवर्तन नहीं होता है, होता भी है तो बहुत धीमी गति से होता है। आगे, अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है। अभी विशेषताओं में देखा हमने अभौतिक की, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है, एक्सटर्नल लाइफ से है। अगला अंतर देखते हैं हम लोग। अभौतिक संस्कृति में वृद्धि, जो ग्रोथ होती है, वह कैसी होती है, धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में वृद्धि कैसे होती है, तीव्र गति से होती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे पिछले 150 वर्षों में कितने ही भौतिक आविष्कार हुए, कितने ही प्रकार की नई मशीनें एवं नई वस्तुएं बनी, जबकि हमारे विचारों एवं प्रथाओं, लोक रीतियों आदि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रमुख, इन भौतिक और अभौतिक में एक प्रमुख अंतर है। अगला अंतर देख लेते हैं, पांचवा अंतर है, अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य है, यानी इसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते। ग्राह्य का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, यानी इसको हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जब दो भिन्न सांस्कृतिक समूह संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की भौतिक संस्कृति शीघ्रता से स्वीकार कर ली जाती है, शीघ्र स्वीकार कर ली जाती है, बजाय उनकी प्रथाओं एवं रीति रिवाजों का, अर्थात उनके प्रथाओं और रीति रिवाजों को हम आसानी से शीघ्रता से एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं कर पाते। अगला देखते हैं, भौतिक संस्कृति के मूर्त होने से उसका सरलता से माप किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होने से उसका माप तौल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है इसके बीच। आगे देखते हैं, भौतिक संस्कृति सरल होती है, इसकी विशेषताओं में भी हम लोग देखे थे, जबकि अभौतिक में उसकी संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है, अभौतिक संस्कृति की जटिल होती है। आगे, भौतिक संस्कृति संचयी होती है, यानी इसका हम संचय कर सकते हैं, इसका हम विकास कर सकते हैं, आविष्कारों के कारण उसमें वृद्धि होती जाती है। अभौतिक संस्कृति में भौतिक के समान संचय एवं वृद्धि नहीं होती, यानी न तो उसका हम संचय कर सकते हैं, न तो उसमें किसी प्रकार का हम वृद्धि या ग्रोथ कर पाते। अगला अंतर जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जा सकता, यानी इसे हम लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका संबंध तो मानव के आत्मिक पक्ष से है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है किंतु मापा नहीं जा सकता। ठीक है, वी कैन ओनली फील दैट बट कांट मेजर। तो ये था भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। इस तरह से हमने आज के क्लास में पढ़ा कि संस्कृति के प्रकार में कि भौतिक संस्कृति कहेंगे किसे, अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, और साथ ही इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा इन दोनों के बीच क्या अंतर है, यानी किस भौतिक और अभौतिक के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसको हम लोगों ने यहां पे देखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्लास आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।